आइए शुरू करते हैं हम लोग आज। ठीक आ रहा है ना? मतलब आ रहा, पूरा आ रहा है? देखिए कैमरे से फुल आ रहा है। ठीक। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो आज कुछ और बातें को जानेंगे हम लोग। ठीक है। अब अगर हम लोग जीएसटी को समझेंगे तो कुछ बातें हमें जाननी पड़ेगी। सबसे पहले एक आपको पॉइंट क्लियर करना है कि सेल वर्सेस सप्लाई का। सेल वर्सेस सप्लाई, आज इस टॉपिक को थोड़ा समझेंगे हम। देखिए, जीएसटी हमारे ऊपर एप्लीकेबल कब होता है? जब हम सेल करते हैं। नॉर्मल भाषा में हम सेल कहते हैं, लेकिन जीएसटी के लॉ में कहीं भी सेल शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं भी अगर हम देखेंगे कि जीएसटी के लॉ में पढ़ेंगे तो कहीं लाइन में सेल शब्द लिखा ही नहीं है, उसके जगह सप्लाई वर्ड लिखा है। अब हम लोग ये समझेंगे कि सेल वर्सेस सप्लाई में क्या डिफरेंट है, मतलब कि जीएसटी के लॉ में सेल शब्द को हटा के सप्लाई शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे तो हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सपोज अगर जीएसटी के लॉ में अगर ये लिख दिया जाता कि जीएसटी लगेगा सेल करने पर, तो क्या फ़र्क होता? तो आइए इसको समझते हैं। सपोज कोई एक फॉर्म है, एक ही एंटरप्राइजेस, ठीक है, इसने अप्रैल में करीब 50 लाख का इसने ठीक सेल किया। ठीक, तो 50 लाख का जब इसने सेल किया तो कोई भी बिजनेस अगर होता है, जो B2B बिजनेस में ज़्यादातर तुरंत पैसा कोई नहीं देता, सारे बिजनेस क्रेडिट बेस पे चलते हैं, तुरंत कैश पेमेंट नहीं मिलता, चाहे कोई भी बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो। ठीक है, मान लीजिए कि अप्रैल में 50 लाख की इसने सेल तो की, बट इसको अप्रैल में पेमेंट मिला 20 लाख रुपए। ठीक है, कुछ लोगों ने मई में पैसा दिया 10 लाख रुपए, कुछ लोगों ने जून पे पैसा दिया 10 लाख रुपए, और कुछ लोगों ने जुलाई पे पैसा दिया 10 लाख रुपए। ठीक है, तो अप्रैल में 50 लाख की तो इसकी टर्नओवर थी, लेकिन जिनको जिनको इसने सेल किया उन्होंने पैसा कब कब दिया? ठीक है, किसी ने पैसा अप्रैल में दे दिया 20 लाख रुपए, तो ये 50 लाख रुपए आने में लग गए, आपके 3 महीने एक्स्ट्रा और लग गए। तो अब अगर जीएसटी के कानून में ये बोला जाए कि जीएसटी आपको पे करना है सेल करने पर, तो सेल का मतलब एक्चुअली में हुआ कि जब हम किसी को कोई गुड्स या सर्विस दे दिए और हमें पैसा मिल गया तब तो हम सेल बोलेंगे। ठीक है, सपोज यानी कि अगर देखा जाए तो 50, सपोज हमने किसी को 1 लाख का गुड्स हमने दिया और वो व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया, मुझे उसने पैसा नहीं दिया, भाग गया, तो क्या हम इसे सेल बोलेंगे? नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक शब्द आएगा सप्लाई। इसका मतलब जो 50 लाख रुपए का हमने यहाँ जो टर्नओवर लिखा है, ये 50 लाख की सप्लाई है। ठीक है, अगर जीएसटी लगता है सेल पे, अगर बोला जाए कि जीएसटी सेल पे लगेगी, तो हम देखिए कि अप्रैल में तो 20 लाख की सेल हुई है। क्यों? क्योंकि 20 लाख पैसे मिलने पर ही सेल हुआ ना। हमने किसी को कोई गुड्स दिया, अगर हमें पैसा मिल गया क्या, तब तो हम बोलेंगे सेल हो गई, नहीं तो सप्लाई हुई ना हमारी। तो अगर जीएसटी अगर सेल पे लगती तो क्या होता कि अगर ये किसी का बिजनेस है जिसने 50 लाख का बिजनेस किया किसी मंथ में, तो वो क्या करता, वो अप्रैल पे 20 लाख के अकॉर्डिंग टैक्स भरता, मई में 10 लाख के अकॉर्डिंग टैक्स भरता, जून में इस तरह करता। यानी कि अगर जीएसटी को बोला जाए सेल में, बट जीएसटी को इसीलिए सेल शब्द हटा के जीएसटी लॉ में सप्लाई ला गया। सप्लाई शब्द लाने से क्या हो गया, एक ये शब्द बदलने से क्या हो गया, अब अगर ये फर्म 50 लाख की सप्लाई दे रहा है तो इसको वेट नहीं करने की पैसा आ जाए, इसको वेटिंग नहीं करना कि मुझे पैसा मिलेगा तब टैक्स देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने सप्लाई दिखा दिया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा जीएसटी का, और आप पैसा बाद में लेते रहिए। इसका मतलब जीएसटी के लॉ में
सप्लाई शब्द लगाने से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट गवर्नमेंट को ये मिला कि अब वो पैसा तुरंत कलेक्ट कर लेंगे टैक्स का आपका। अगर गवर्नमेंट बोलती कि जीएसटी सेल पर लगेगा तो एक व्यापारी ठीक आर्गुमेंट करता कि भैया मेरी तो सप्लाई हुई 50 लाख की, सेल तो मेरी 20 लाख की हुई, जब पैसा आएगा तब दूंगा। जैसे कहते हैं ना कि हाँ जब पैसा आएगा तब टैक्स दूंगा, ठीक है। लेकिन इसी चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने दिमाग क्या लगाया, जीएसटी के लॉ में गवर्नमेंट ने सेल शब्द को हटाकर यहां पर यूज किया है सप्लाई। तो जीएसटी किस पे लगती है, सप्लाई पे लग रही है, सेल पे नहीं लगती। भले हम लोग सेल का बिल काटते बोलते हैं सेल करिए परचेज करिए, बट सेल परचेज शब्द जीएसटी के लॉ में का इस्तेमाल ही नहीं होता, ठीक है। हम लोग नॉर्मल समझने के लिए हम लोग बोल देते हैं सेल करो, पैसा मिलेगा तब सेल कंप्लीट देखा जाए तो अब ये जब जीएसटी के लॉ में जब सप्लाई शब्दों को ला दिया गया तो अब क्या हुआ कि अब आपको 50 लाख की जो सप्लाई हुई पूरे पे टैक्स देना है, भले आपको आपके बायर ने पैसा दिया हो या ना दिया हो। तो गवर्नमेंट का फायदा क्या होगा, गवर्नमेंट को एडवांस में पैसा मिल गया, ये गवर्नमेंट को फायदा हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात होती है कि अगर आपने सेल किया तो यहाँ सप्लाई में भी दो शब्द इस्तेमाल होगा, एक होगा आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, एक होगा वर्ड आउटवर्ड सप्लाई और एक शब्द यूज होगा इनवर्ड सप्लाई। तो जीएसटी के लॉ में कहीं भी सेल या परचेज नहीं है। सेल के जगह पे हम लोग यूज करते हैं कौन सा वर्ड, आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड का मतलब जो जा रहा है, सप्लाई जो जा रही है, और परचेज का क्या बोलते हैं, इनवर्ड सप्लाई। तो अभी तक हम लोग सेल परचेज बोलते थे, बट लेकिन बिल्कुल टेक्निकली भाषा में अगर हम बिल्कुल लीगल कंप्लायंसेस वाली लैंग्वेज को यूज करेंगे, जब मैं आपको जीएसटी पे लाइव आपको सिखाऊंगा फाइलिंग करना, तो आप वहां पर पाएंगे वहां कहीं भी सेल लिखा ही नहीं है, कहीं भी परचेज लिखा, पूरी जीएसटी के लॉ में सेल परचेज नहीं लिखा। उसके बदले में क्या लिखा है, आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई। तो अब आपको थोड़ा सा टर्म्स को समझते हुए चलना है, ठीक है। तो एक नोट पॉइंट में लिखिए, नीचे नोट पॉइंट लिखिए, बताता हूं नोट पॉइंट, ठीक। देखिए, जीएसटी सेल पर नहीं लगती है बल्कि जीएसटी सप्लाई होने पर लगती है। पहला तो ये पॉइंट लिखिए, जीएसटी सेल पर नहीं लगती है, जीएसटी सप्लाई होने पर लगती है। और सप्लाई दो प्रकार की होगी, एक आउटवर्ड सप्लाई, दूसरा इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई, ये आपका नोट पॉइंट हो गया। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम कहीं भी सेल परचेज, आज से हम लोग सेल परचेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप उसे सेल, जब अगर मैं बोलूँ आउटवर्ड सप्लाई, तो उसे आप सेल की तरह के कंसिडर करिए, वो एक प्रकार का सेल की तरह के, बट रियल में सेल शब्द का मीन्स अलग निकलता है और सप्लाई वर्ड का मीन अलग निकलता है। तो जीएसटी हमारा ही सप्लाई पे एप्लीकेबल होती है, ये हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे हम लोग। तो हमें अभी तक एक बात क्लियर है कि जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम क्यों है, क्योंकि सप्लायर बायर से टैक्स कलेक्ट करता है। तो अब लिखिए, एक नोट पॉइंट में लिखिए, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, हेडिंग बनाइए, उसको नीचे आप डिस्क्राइब करिए जो मैं बोलूँगा। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, डैश करके लिखिए आगे। ठीक है, लिखिए क्योंकि जीएसटी में सप्लायर बायर से टैक्स कलेक्ट करता है। लिखिए, अच्छा समझ रहे, लिखना शुरू की नहीं तो भूल जाएंगे। क्योंकि जीएसटी में सप्लायर बायर से टैक्स कलेक्ट करता है, यानी बायर डायरेक्टली गवर्नमेंट को
टैक्स का पेमेंट नहीं करता है, यानी बायर डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट नहीं करता है। अच्छा, आप डे 1 वाली क्लास में नहीं आए थे ना? हाँ, बहुत चीज़ें मिस हो गई, वो पूरा बेस था वो। हाँ, में अब आए थे। हाँ, क्या लिखा जरा आप पढ़िए विनोद जी, पढ़िए। यानी बायर डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट नहीं करता है, टैक्स का पेमेंट सप्लायर के थ्रू जाता है, टैक्स का पेमेंट सप्लायर के थ्रू जाता है। इसलिए जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। तो अगर ये कहीं आपसे पूछ लें कि भैया इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जीएसटी क्यों है, तो आप इस तरीके से चीज़ों को बताने वाले हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इस प्रकार जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, इसलिए, ठीक। टैक्स पेमेंट सप्लायर के द्वारा किया जाता है, इसलिए जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। ठीक है, ये आपका हो गया नोट पॉइंट में। अब जरा और हम लोग डेप्थ में समझते हैं। पहले जीएसटी तो आया है हमारा 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी हमारी लॉन्च हुई थी भारत में 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। यानी कि इससे पहले भी कोई दूसरे प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स चलता था होगा, उससे पहले चलता था, अभी टॉपिक समझिए कि लिखना नहीं अभी आपको, ठीक है। उससे पहले चलता था वैट सिस्टम, ठीक है। 1 जुलाई 2017 से पहले कोई भी बिजनेस करता था तो वहाँ पास वैट सिस्टम एप्लीकेबल था। इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन 1 जुलाई 2017 के बाद से ये वैट सिस्टम को हटा दिया गया। अभी भी ये पूरी तरीके से नहीं हटा है, अभी हम जानेंगे क्यों ऐसा। वैट सिस्टम को हटा दिया गया, उसके जगह पे जीएसटी का टैक्स लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब एक बात ये समझेंगे कि वैट सिस्टम को हटाया क्यों गया, क्या रीज़न था। अब कोई भी चीज़ें जब हम लोग परिवर्तन करते हैं इसलिए करते हैं तो उसमें कोई हमें कमियां नज़र आती है, कोई कॉम्प्लिकेशन, तभी तो हम लोग उसको जो तो वैट सिस्टम जब था, वैट सिस्टम में क्या कमी थी इसको आइए समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि जीएसटी को लाने का रीज़न एक्चुअल में क्या था, ठीक है। तो 2017 यानी कि 1 जुलाई 2017 से पहले जीएसटी का नामो निशान नहीं था। कोई भी पूरे भारत में बिजनेस करता था तो वैट और सैट, यानी कि वैट जैसे हम लोग लगाते हैं सीजीएसटी लगाते हैं फिर एसजीएसटी लगाते हैं, पहले लगता था वैट फिर सैट, ठीक है, वैट और सैट। ये आपका स्पेशल है ना, स्पेशल एडिशनल टैक्स था आपका। तो वैट और सैट 2 टैक्स लगते थे पहले, लेकिन अब सीजीएसटी एसजीएसटी हम लोग लगा देते हैं। पहले लगता था वैट आपका लगभग 12.5% वैट लगता था, 2% आपका सैट लगता था, इस तरह से पहले चलता था। जिस गुड्स पे अभी 18% की जीएसटी लग रही है, अभी आप जितने भी गुड्स पे देख रहे हैं 18% की जीएसटी है, वो वाली गुड्स पे जैसे आप लोग सीजीएसटी 9 एसजीएसटी 9 लगा के 18 उसको कर देते हैं। 1 जुलाई 2017 से पहले कैसे चलता था, वो गुड्स पे हम लोग क्या करते थे, वैट लगाते थे 12.5%, सैट 2%, ठीक है। अब आप तो ये कहेंगे कि सर ये तो 14.5% था, अब तो महंगा हो गया। नहीं, अब हम पीछे की बातें समझेंगे। लेकिन ये वैट और सैट तो जब हम लोग कस्टमर को बेचते थे या हम किसी को सेल करते थे उस समय, यानी कि गुड्स के मूवमेंट पे लगता था। बट इसके पीछे और भी प्रकार के लगभग 12-13 प्रकार का टैक्स एप्लीकेबल होते थे पहले, अभी मुझे नाम भी याद नहीं है। 12 से 13 टाइप ऑफ टैक्स लगते थे पहले। जैसे एक हो गया ऑक्ट्राई फीस करके एक टैक्स लगता था, ठीक है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगता था, ऐसे करके है ना, स्पेशल ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी करके टोटल करीब 12-13 प्रकार का टैक्स लगते थे। अगर कोई भी बिजनेस करना चाहता है, सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डाला, तो उसको
मतलब कि 10-12 प्रकार के टैक्स की फाइलिंग करने पड़ते थे। आउटराय फीस अलग फाइल करनी पड़ती थी, और क्या, और ठीक एक्साइज ड्यूटी की फाइलिंग अलग होती थी, वैट सैट की फाइलिंग अलग होती थी। इस तरह करके टैक्स का बहुत ज़्यादा झामताम था। और जब हम सभी प्रकार को टैक्स को जब हम जोड़ते थे तो लगभग 32% का फर्क आता था। 32। अभी तो सामने तो दिख रहा था, ठीक है, सिर्फ आपका 14.5%, लेकिन पीछे अगर हम देखते, सपोज कोई प्रोडक्ट बना महाराष्ट्र में फैक्ट्री, ठीक है, अब महाराष्ट्र में जैसे फैक्ट्री से गुड्स बाहर निकला तो ऑक्ट्राय फीस नाम का टैक्स लगा देते थे, ठीक है। उसके बाद वो गुड्स फिर दूसरे राज्य में आया, ठीक, एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी। उसके बाद वो राज्य का व्यक्ति फिर उस गुड्स को अपने राज्य में सेल करता था, फिर वैट सैट लगाता था। तो बहुत प्रकार के टैक्स थे। इसीलिए पहले बिल्कुल लीगल वे में बिजनेस करना बड़ा टफ था, क्योंकि आपसे गलतियां होंगी। इसीलिए बहुत से लोग वाइट में काम नहीं करते थे, ब्लैक में काम करते थे। और क्योंकि वाइट पे काम करने का मतलब सिरदर्दी पाल लेना, ऐसा सिस्टम था पहले। और टैक्स भी बहुत ज़्यादा थे। अगर हम सबको जोड़ेंगे, एक गुड्स जब मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां से लेकर आगे तक जोड़ेंगे तो लगभग 32% का टैक्स आता था। लेकिन अब हो गया 18% हो गया। देखा जाए तो गुड्स हमारी सस्ती हुई। अभी हम आपको बताएंगे आगे क्या खेला हुआ। तो जीएसटी लाने का पहला मतलब मकसद ये था कि बिजनेस करना आसान हो जाए, सब लोग बिल्कुल वाइड नंबर 1 पे बिजनेस करें, मतलब नंबर 1 पक्के पे, वाइड पे बिजनेस करें। पहले क्या था, ब्लैक पे बिजनेस ज्यादा था। क्यों? पहली बात, क्योंकि कोई टैक्स, कोई अगर 3 नंबर ले लेता था, ठीक, 3 नंबर बोलते हैं उसको, ठीक है, जैसे आज जीएसटी हो गया, उससे 3 नंबर, कोई अगर 3 नंबर ले ले, उसकी फाइलिंग, ठीक है, इतनी ज्यादा थी कि कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती थी। और चीजें बिल्कुल ऑनलाइन भी नहीं था, सब ऑफलाइन था, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा थे, कागज पत्थर का ज्यादातर काम होता था। इसलिए जीएसटी लाया, ये सोच के लाया कि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना एक आसान कर दे। मतलब बिजनेस हर कोई लीगल में आके बिजनेस करे। लीगल में आके बिजनेस करने से क्या होगा, तब आपको बैंक से लोन की भी सपोर्ट मिलेगी, और भी चीजें आपको सपोर्ट मिलती लीगल में। तब आप कुछ भी खरीद सकते दिखा के, शो करके। इलीगल में करेंगे तो पहला रीजन तो ये था कि बिजनेस करना बड़ा टफ था। कोई भी बिजनेसमैन लीगल तौर पे बिजनेस करने में बहुत कांपता था, ठीक है। तो इसीलिए ये सोचा गया कि यार चलो अब हम लोग इसको जीएसटी लाते, सिंपल कर देते। अब ये 12-13 प्रकार के जो टैक्स थे, सारे टैक्स को खत्म करके बस सिर्फ एक सिंगल टैक्स बना दिया गया, जीएसटी। हालांकि कि जीएसटी को अगर हम डिवाइड करेंगे, सीजीएसटी, जीएसटी, आईजीएसटी 3 है, वो तो आप लोग किया है। तो 12-13 प्रकार के टैक्स को खत्म करके एक टैक्स लाया गया। तो मतलब कहीं ना कहीं काम, हल्का सा सिरदर्दी तो कम हुआ, नो डाउट कम हुआ, ठीक है, इसलिए, ठीक है। और दूसरी रीजन क्या था, दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये जो वैट है, जो वैट लगता था आपका 12.5%, ये हर एक राज्य में सेम नहीं था। जैसे अगर आप बिहार से कोई गुड्स मंगा रहे हैं, वहां पास वैट का परसेंटेज कुछ और, दिल्ली से मंगा रहे हैं, वहां वैट का परसेंटेज कुछ और, ठीक, दिल्ली में सैट नहीं लग रहा है, ठीक, स्पेशल एडिशनल टैक्स नहीं लग रहा है। यूपी से मंगा रहे हैं, वहां वैट और सैट का परसेंटेज कुछ। यानी कि पहले जो टैक्स सिस्टम था, वो टैक्स सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल था। मीन्स अगर कोई, सपोज अगर हम कोई सामान 100 रुपए का पड़, लेकिन देखिए एमआरपी तो वही पड़ती है, बात एमआरपी की नहीं कर रहे, एमआरपी तो वही आएगी। जो बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रेड होती थी, उसमें तो भाई कोई अगर व्यक्ति 100 रुपए में बेच रहा है, उसको 80 में पड़ी होगी, 70 में पड़ी होगी, 90 में पड़ी होगी, तभी तो 100 में बेच रहा है। बेचता तो ठीक, एमआरपी सब जगह पूरे भारत में सेम था। बट जो B2B ट्रेड होते थे, उसमें कोई व्यक्ति दिल्ली से मंगाता था तो दिल्ली में चीज़ें सस्ते मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली में सैट नहीं था, वैट भी कम था। बिहार से मंगा रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा महंगा है, टैक्स, और मतलब टैक्स महंगे थे वहाँ पर। तो राज्य सरकार अपने अनुसार वो टैक्स को रेगुलेट करती थी। अब ये भी दिक्कत, अब ये भी हुआ कि यार जब देश एक है तो हर एक राज्य सरकार, ठीक, अपनी मनमानी कर रहे हैं, इससे बिजनेस करने में टफ हो रहा है। अगर कोई सपोज यूपी से सटा हुआ कोई दूसरा राज्य है नज़दीक बॉर्डर पे, अब वो अगर किसी यूपी के सप्लायर से खरीद रहा है, उसको महंगा पड़ रहा है, क्योंकि रेट तो वही है, टैक्स की वजह से महंगा पड़ रहा है। लेकिन एमपी के सप्लायर से खरीद रहा है, सस्ता पड़ रहा है, तो अब वो क्या करेगा, एमपी के सप्लायर से खरीदेगा, तो यूपी में बिजनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये भी एक समस्या थी। 2 समस्या, पहला ये समस्या थी कि टैक्स कंप्लायंसेस बहुत टफ थे, बहुत प्रकार के फाइलिंग करने पड़ते थे, 12-13 प्रकार के टैक्स एप्लीकेबल होते थे, और कहीं ना कहीं चूक होना ही होना था। दूसरा,
हर एक राज्य सरकार में टैक्स का रेट जो है राज्य सरकार कंट्रोल करती थी बहुत हद तक, जिसके वजह से भी बिजनेस करना टफ हो गया था। इसी समस्या को देखते हुए एक सिंगल टैक्स सिस्टम लाने का प्रयास किया गया, तभी ये आपको जीएसटी का टैक्स लाया गया। अब बात ये आती है, अभी मैंने आपको बोला कि वैट और सैट के टाइम पे अभी जो गुड्स पे हम लोग 18% जीएसटी लगा रहे हैं, वो गुड्स वैट और सैट के टाइम पे लगभग 32% तक आता था, लगभग 32% पे आता था। देखा जाए कि हमारा कितना हो गया, 14% तो टैक्स कम हुआ गुड्स पे। जब 14% गुड्स पे टैक्स कम हुआ तो वो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी, अब सस्ती क्यों नहीं हुई? सिंपल सा लॉजिक, देखिए लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर बोल रहे हैं आपसे कि 32% था पहले, अब जीएसटी 18% हो गया, तो अब तो क्वेश्चन बनता है कि सर रेट तो कम है, रेट तो हम लोग वही पे कर, कोई भी सामान खरीदे वही रेट पे कर रहे हैं। अब मामला क्या हुआ, क्योंकि ये गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहने की ये भी था कि थोड़ी महंगाई भी कम हो जाएगी जीएसटी लाने से, उनका पूरा था, ठीक है। और जीएसटी लाने से महंगाई कम होगी, और कैसे कम होगी ये मैंने सिंपल लॉजिक आपको बताया, ठीक है। क्या आम आदमी, आम जनता जानती थी कि जीएसटी आने से महंगाई कम होगी? नहीं, उनको तो पता ही नहीं था। सीए को पता था, लेकिन सीए जो है किसका काम करते हैं? बिजनेसमैन का। अगर सपोज कोई गुड्स को मैं 100 रुपये में बेच रहा हूँ वैट और सैट के टाइम में, अब जीएसटी आने के बाद रेट मेरा वही, प्रॉफिट मार्जिन हमारी वही है जो हम सरकार को टैक्स देते थे। पहले टैक्स देते थे 32 रुपये, अब देंगे हम लोग 18 रुपये, तो 14 रुपये अल्टीमेटली गवर्नमेंट कम ले रही है ना, आपका तो मार्जिन वही है, आपका प्रॉफिट रेशियो कम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया, इसको करना चाहिए था लगभग 90 रुपये या और कम, लोगों ने 90 रुपये में नहीं बेचा, लोगों ने क्या किया, 100 रुपये ही रेट लगाया। अब इससे क्या होगा, प्रॉफिट बिजनेसमैन का ज़्यादा बढ़ा, जो बिजनेसमैन का प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा, बिजनेसमैन नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। हम लोग आम दुकानदार जो डीलर, उनको नहीं फायदा है, मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को। अब हालांकि गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया था कि हम लोग जीएसटी ला रहे हैं, अब आप लोगों को रेट कम करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट के मंशा ठीक थी फिलहाल, तो बहुत लोगों ने रेट कम करने का प्रयास किया। जैसे कुछ कॉस्मेटिक ब्रांड थे, हम लोग के टाइम में याद है, उन्होंने जो 1000 रुपये की चीज़ आती थी उसका रेट उन्होंने 850 कर दिया था। अब देखिए, अब 850 हो गया, ठीक, एमआरपी भी कम कर दिया, ठीक, एमआरपी भी कम हो गया, 850 हो गया, 1000 रुपये जगह पे। अब वो गुड्स जब दुकानदार के पास जा रहा है, सप्लायर, एक डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार बेच रहा है, दुकानदार कह रहे भाई 1000 वाला क्या करें, अब हम 1000 वाली माल तो पड़ा है ना पहले से मेरे पास, महंगी वाली माल पड़ी है, अब आप सस्ती वाली माल दोगे तो या तो इसको लेके जाओ वापस। अब ये जाम हो गया। हालांकि देखिए अच्छी प्लानिंग नहीं हो पाई जिसकी वजह से ये फिले हुई। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास महंगे वाले 1000 रुपये एमआरपी के प्रोडक्ट पड़े हुए हैं और मेरे पास कोई कहता है कि अब जो 850 एमआरपी आ गया, अगर हम कोई कस्टमर मेरे सामने आएगा, मैं कहूँगा कि भैया 850 वाला दूंगा, ठीक, कस्टमर अगर जान गया कि भाई 850 का तो 1000 वाले ले भी नहीं करेगा, ये स्टॉक क्या होगा, नुकसान होगा। इसको देखते हुए फिर सभी कंपनी ने क्या किया, रेट कम नहीं किया। अल्टीमेटली जीएसटी आने से फायदा सबसे ज़्यादा हमारे जो जनता को होने वाला था। जनता को फायदा क्यों नहीं मिला? क्योंकि जनता को ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, ठीक, पता क्यों नहीं है? क्योंकि सीए को पता होता है। अब सीए किसके लिए काम करता है? बिजनेसमैन के लिए काम करता है, आम जनता के लिए तो सीए काम नहीं करता है, ठीक है। और देखिए रही बात पॉलिटिक्स, ठीक, पॉलिटिशियन जो है उनको भी कुछ पता नहीं, पढ़े लिखे कम होते पॉलिटिशियन, उनको भी नहीं पता। तो सीए लोगों को पता है कि भैया टैक्स कम हो रहा है जीएसटी आने से, बट किसी भी सीए ने कोई भी यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम पे आके किसी ने नहीं बोला जनता को फायदा किसने हो, इसलिए नहीं बोला क्योंकि सीए की कमाई ज़्यादा कब होगी, जब बिजनेस ग्रो होगा। जनता को हल्का मिले उससे थोड़ा ना मतलब है। तो अल्टीमेटली हम लोग बन गए बेवकूफ़। एक्चुअली में जीएसटी आने से फ़ायदा जनता को बहुत बड़ा होना था, बट हम लोग बेवकूफ़ हो गए। क्यों? क्योंकि हमें वही अमाउंट पे करने की आदत है। अगर हमें 100 रुपये पे करने की मेरी आदत है, तो अगर मुझे ठीक है, अगर मुझे 90 रुपये की आदत डाल दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन कंपनी ने बोला कि यार इनको आदत है 100 रुपये पे करने की, हम काहे रेट कम करें, ये दे ही रहे हैं, हम अपनी प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं। जब प्रॉफिट बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ा। सिंपल सी बात है,
ठीक है, कम प्रॉफिट तो कम टैक्स, ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा टैक्स, ठीक, कम सेल अमाउंट तो कम टैक्स, ज्यादा सेल। तो जब सेल अमाउंट ज्यादा हुई अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स उतना ही पहुंचा। गवर्नमेंट को टैक्स जो वैट के टाइम में जाता था वही सैट के टाइम में गया। कैसे? अगर जीएसटी आने के बाद बेचना था 70 रुपए में, बट 70 रुपए का अगर हम 18% निकालेंगे तो कम आएगा ना, बट लेकिन इसको 100 में ही बेचा गया। अब 100 का 18% तो ज्यादा ही आएगा, 70 का 18% कम आएगा, 100 का 18% ज्यादा आएगा। तो रेट कम नहीं हुआ, रेट वही है, बट जीएसटी आने से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। मिलना था, क्यों नहीं फायदा मिला? इसलिए फायदा नहीं मिला कि ना तो हमें आपको पता है जीएसटी सिस्टम के बारे में पता था, सीए लोगों को पता था, बस उन लोगों ने आगे बढ़े नहीं। क्यों? उनको भी तो पैसे कमाने बिजनेसमैन से, बिजनेसमैन ज़्यादा पैसे कमाएगा तो सीए को ज़्यादा देगा, हर कोई कमाई पे लगा है, तो 150 करोड़ जनता बन गई बेवकूफ़। ठीक, ये रीज़न था। अब ये मैं आपको डेप्थ बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको, ये बातें किसी यूट्यूब में नहीं मिलने वाली, ये हमारा खुद का जो है ठीक रिसर्च एनालिसिस है, जो हम लोगों को पता चला। और हाँ, कुछ लोगों ने ये बात बोली थी बट नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि जीएसटी तो अल्टीमेटली पे कर रही है जनता, ठीक है। अब तो ये हम लोग ने जाना कि जीएसटी लाने का रीजन क्या था, कि हम लोग बिजनेस को आसान कर दे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दे, और सारे बिजनेसमैन लीगल में आ जाएं, लीगल तौर पे काम कर, इसलिए बिजनेस लाया गया। दूसरा ये भी मकसद था कि हर एक राज्य सरकार अपनी अपनी मनमानी से वो वैट और सैट लगा रही है, उसको भी कंट्रोल करना था। तो ये चीज़ें, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वैट का सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हुआ है? नहीं, अभी भी वैट का सिस्टम एक्टिवेट, अभी भी वैट वाला टैक्स लग रहा है, लेकिन सभी गुड्स पे नहीं लग रहा है। अब जब जीएसटी लाने की बात हुई, तो जितने भी राज्य सरकार है उनसे केंद्र सरकार ने मीटिंग की है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब मीटिंग हुई तो सबसे सहमति भी लेनी होती है ना, कि भैया हम ये गुड्स पे 18% ला रहे हैं, ये गुड्स पे इतना ला रहे हैं। तो जीएसटी का जो मैक्सिमम स्लैब है वो 28% है, मैक्सिमम 28% है, ठीक है। तो जब सभी राज्य सरकार से पूछा गया, हम जो है, ठीक है, ये वाले गुड्स को 18% ला रहे हैं, कहा कि चलो ठीक है। जब सभी राज्य सरकार से पूछा गया कि हम लोग पेट्रोल डीजल, ठीक है, इसको भी जीएसटी में लाए, तो सभी राज्य सरकार ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि पेट्रोल डीजल पे सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता है किसी भी राज्य सरकार का, और केंद्र को भी कमाई पेट्रोल डीजल ज़्यादा होती है। तो पेट्रोल जो हम लोग 100 रुपये में खरीदते हैं, वो एक्चुअली में वो है, उसका रेट 40 रुपये बेचने का है। जो 60 रुपये आप ऊपर देख रहे हैं, ये आपका वैट लगता है और एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है। तो पेट्रोल डीजल पे ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को मिलते हैं। अगर पेट्रोल पे जीएसटी ला देते तो जीएसटी का मैक्सिमम स्लैब था 28%, तो 40 रुपये का अगर हम 28% लगाएंगे तो हार्डली 10-12 रुपये बढ़ेगा, तो पेट्रोल शायद 60 रुपये में मिलता, 60 रुपये मिलता। तो ये चीज़ें, क्योंकि और दूसरी चीज़ें जो लिकर्स होती, लिकर इंडस्ट्री, जो अल्कोहल, दारू, शराब जो बिकती है, उसमें भी टैक्स बहुत ज़्यादा है, उसमें भी वैट और एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो जो लिकर इंडस्ट्री है, जो लिकर के जो गुड्स हैं, और लिकर का मतलब वही अल्कोहल, शराब, दारू और पेट्रोल डीजल, इसको जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाया गया। क्यों नहीं लाया गया? इसलिए नहीं लाया गया कि ताकि इसी में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट इसी में करते हैं, इसीलिए जो है इसको जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाया गया। अभी भी वैट है, अभी भी वैट और एक्साइज ड्यूटी चल रहा है, बट वो किस पे है? वो आपका पेट्रोल, डीजल, लिकर इंडस्ट्री और भी 2-4 चीज़ों में। लग्जरी आइटम में तो आपका जीएसटी 28% जीएसटी है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग ने जाना कि जीएसटी लाने का रीज़न क्या था, और कौन कौन सी चीज़ों को जीएसटी पे नहीं लाया गया। पेट्रोल, डीजल, लिकर, ये सब जीएसटी के अंतर्गत नहीं है, ये आपकी नॉन जीएसटी सप्लाई के अंतर्गत आती है। अभी हम लोग जब आगे जीएसटी का सेक्शन पढ़ेंगे थोड़ा सा पोर्टल पे, तो नॉन जीएसटी सप्लाई रिलेटेड सब आगे आएंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को हो गया क्लियर, ठीक है। तो जीएसटी क्यों लाया गया ये हम लोग ने थोड़ा समझ लिया, क्या रीज़न था, क्या गवर्नमेंट का ठीक इंटेंशन था वो भी समझ में आ गया, और कुछ चीज़ों को जीएसटी में नहीं लाया गया वो भी हम लोग ने समझ लिया। अब आगे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, तभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब हाँ, अब आइए समझते हैं जीएसटी कितने प्रकार की लगती है।
तो सबसे पहले आप लोग 2-3 टर्म्स को समझिए। आईटीसी मैंने भी बताई थी, इनपुट जीएसटी जिसे बोलते हैं हम लोग। क्योंकि जीएसटी कैसे काम करता है, जीएसटी क्या करता है, सप्लायर बायर से टैक्स लेता है और फिर जो टैक्स उसने पे किया, ठीक है, यानी कि जब हम खरीदते हैं तो हमें आईटीसी मिलती है, जब हम बेचते हैं तो आउटपुट जीएसटी कहलाती है। तो दोनों का जो माइनस करते हैं वो सप्लायर टैक्स पे करता है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है आईटीसी क्या होता है। आईटीसी यानी आईटीसी को हम लोग इनपुट जीएसटी भी कहते हैं, ठीक है। अगर कहीं आप अगर इंटरव्यू देंगे तो पक्का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईटीसी क्या होता है बताइए। तो आइए लिखिए, आप लिखिए आईटीसी कुछ टर्म्स। आईटीसी हाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट, ब्रैकेट में, ठीक है। देखिए जब कोई बायर किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदता है तो उस गुड्स या सर्विस पर लगने वाला टैक्स, उस गुड्स या सर्विस पर लगने वाला टैक्स बायर के लिए इनपुट जीएसटी या आईटीसी कहलाता है। बायर के लिए इनपुट जीएसटी या आईटीसी कहलाता है और सप्लायर के लिए यह टैक्स आउटपुट जीएसटी कहलाता है। ठीक है, तो इसी में हमने दोनों चीज़ लिखवा दिया। अगर आपसे पूछा जाता है आईटीसी क्या होता है तो आप बताएंगे जब बायर किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदता है उस पर लगाया गया टैक्स बायर के लिए आईटीसी होता है और सप्लायर के लिए आउटपुट जीएसटी होता है। पहले टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर ले ले, सपोज ये शिवांशु है और ये विनोद है, ठीक है। सपोज शिवांशु विनोद जी ने बोला कि शिवांशु हमें ये सब स्टॉक चाहिए, ऑर्डर लिख लीजिए, ठीक है। तो शिवांशु ने बोला कि भैया जो आप स्टॉक ऑर्डर दे रहे हैं उस पर 12% की जीएसटी भी लगेगी। आपने कहा चलो ठीक है कोई इशू नहीं, हमें ऑर्डर बताओ कितने का हुआ। इन्होंने जब बिल बनाया इन्होंने बोला कि 1 लाख रुपए का टैक्सेबल अमाउंट, उसके बाद 6,000 रुपये CGST और 6,000 रुपये HGST, ऐसे लगा के टोटल 1,12,000 का आपका ये इनवॉइस वैल्यू बना, ठीक है। और विनोद जी 1,12,000 पे करेंगे। तो ये जो टैक्स अमाउंट है बायर के लिए, ये टैक्स अमाउंट कहलाएगा आईटीसी और ये टैक्स अमाउंट सप्लायर के लिए कहलाएगा आउटपुट जीएसटी। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर जीएसटी पढ़ रहे हैं, अगर अकाउंटिंग सीख रहे हैं, अकाउंटिंग टैक्स में आना चाहता है, आईटीसी क्या होता है, ये पूरा कहानी आईटीसी की है। जीएसटी में नोटिस भी आती है इसी आईटीसी की वजह से। तो आईटीसी क्लियर होगा तो जीएसटी में नोटिस क्यों आती है, क्या रीज़न है, वो सब आगे मैं आपको समझ क्लियर होगा, क्योंकि ये आप लोगों को जानना जरूरी है। तो ये हो गया आईटीसी, ठीक है। अभी लिखवाते चलूंगा, थोड़ा थोड़ा बता चलूंगा आप लोगों को। अब आप लोगों को पता है कि जीएसटी कितने टाइप की होती है, CGST, HGST, IGST और एक और होती है। तो टाइप ऑफ जीएसटी, कौन कौन सी जीएसटी होती है? एक होती है IGST, ठीक है, दूसरा होता है CGST, एक होती है HGST, एक और होती है UTGST, ठीक है। तो अगर आपसे कोई अगर इंटरव्यू में पूछता है कि IGST क्या होता है बताइए, 100% पूछेंगे। अगर कहीं आप जाएंगे तो अगर आपने लिखा है मुझे जीएसटी का भी ज्ञान है, आता है, तो आपसे पूछे IGST क्या है तो आप कैसे बताएंगे? हाँ विनोद जी बताइए कैसे IGST का कैसे बताएंगे? अगर कोई पूछे IGST क्या है बताइए तो कैसे बताएंगे आप? जो
प्रदेश के बाहर का लोकल टैक्स नहीं रहता, वो IGST में। चलिए, ये आपने तो बताया तो सही है, लेकिन बताने का तरीका पूरा ये लिखते, ठीक है। तो एक हेडिंग, हाँ पहले आप ठीक है ऊपर हेडिंग बनाइए, टाइप ऑफ GST का हेडिंग बनाइए, और नीचे एक लिखिए IGST, इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, और इसके बारे में लिखिए आपको किस तरीके से बताना, बताने का तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है। IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हाँ हेडिंग बनाइए, तो मैं इसका डेफिनेशन लिखवाता हूँ कैसे आप बताने वाले हैं चीज़ों को। हो गया, हाँ लिखिए, जब सप्लायर और बायर, जब सप्लायर और बायर दोनों ही अलग अलग स्टेट के हों, दोनों ही अलग अलग स्टेट के हों, उनके बीच गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर, उनके बीच गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर IGST लगता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा IGST क्या है, तो आप बताएंगे जब सप्लायर और बायर दोनों ही अलग अलग स्टेट के हो, तो उनके बीच गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर IGST लगता है, ऐसे बताएंगे। क्योंकि गुड्स और सर्विस की सप्लाई होगी, ठीक तभी तो लगेगा। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ सप्लायर ठीक दूसरे राज्य का, बाहर दूसरे राज्य, तो IGST लगेगा। IGST नहीं लगेगा, जब सप्लाई भी तो होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गया। कोई बोले IGST क्या, इंटरव्यू में पूछा, या अगर आपको टैक्स कंसल्टिंग या कुछ भी करेंगे तो आप बताएंगे जब सप्लायर और बायर दोनों ही अलग अलग स्टेट के हो, उनके बीच गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर IGST लगता है। एकदम सिंपल, आपको याद भी है, बट बताने का तरीका मैं लिखा। उसके बाद लिखिए CGST, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में लिखिए CGST। देखिए, जब सप्लायर और बायर दोनों ही, जब सप्लायर और बायर दोनों ही सेम स्टेट के हो, जब सप्लायर और बायर दोनों ही सेम स्टेट के हो, तो उनके बीच गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर, तो उनके बीच गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर CGST लगता है, और बराबर रेट से SGST भी लगाया जाता है। CGST लगता है और बराबर रेट से SGST भी लगता है। बराबर रेट से SGST भी लगता है। तो कभी भी अगर आप CGST के बारे में कोई पूछेगा तो हमेशा आपको उसमें SGST भी जोड़ देना है, क्योंकि CGST कभी भी सिंगल अकेले अप्लाई नहीं होता है, CGST के साथ SGST भी अप्लाई होगा। तो अब ये दोनों डेफिनेशन हो गया, मतलब कि अगर कोई पूछेगा ना SGST क्या होता है, तो ये डेफिनेशन बताएंगे, और CGST क्या होता है बोलेगा, तो ये डेफिनेशन हम लोग बता देंगे। तो एक डेफिनेशन में दोनों का हो गया काम। अब आते हैं UTGST के बारे में। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UTGST। अब ये कब लगता है, कहाँ लगता है, इसको समझ लेते हैं। लिखिए इसके बारे में, लिखिए UTGST के बारे में लिखिए। जब सप्लायर और बायर
जब सप्लायर और बायर दोनों ही सेम यूनियन टेरिटरी स्टेट के हो, जिसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं हिंदी में, दोनों ही सेम यूनियन टेरिटरी स्टेट के हो, टेरिटरी स्टेट के हो, तो उनके बीच गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर, तो उनके बीच गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर यूटी जीएसटी लगता है और बराबर रेट से सीजीएसटी भी लगाया जाता है। यूटी जीएसटी लगता है और बराबर रेट से सीजीएसटी भी लगता है। मतलब यूटी जीएसटी अकेले नहीं आएगा, उसके साथ सीजीएसटी भी आएगा। एग्जाम्पल आइए समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि भारत में केंद्र शासित राज्य भी हैं, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, जम्मू है, कश्मीर है, और कौन कौन से हैं, मतलब ऐसे लगभग 7 या 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो अगर आप केंद्र शासित प्रदेश में, अभी नॉर्मल स्टेट में तो वो होता है, ठीक है, हम ये कहेंगे दिल्ली भी केंद्र शासित है, बट दिल्ली में यूटी जीएसटी नहीं लगता है, तो वहाँ पर क्योंकि वो पूरा आपका एक राज्य सरकार के तरीके से भी वहाँ ट्रीटमेंट होता है, इसलिए, ठीक है। तो दिल्ली को छोड़कर बाकी सारे यूटी में आपका यूटी जीएसटी लगेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अंडमान निकोबार भी आपका यूनियन टेरिटरी है और जम्मू भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। एक आपसे पूछता हूँ, जैसे सपोज ये शिवांशु है, ठीक है, शिवांशु का बिजनेस है अंडमान एंड निकोबार में, ये भी एक जगह जानते हैं ना आप, अंडमान निकोबार में है, और ये विनोद रहते जम्मू में, विनोद रहते हैं जम्मू में, ठीक है। ये भी आपका यूटी है, ये भी यूटी है। अब शिवांशु ने 1 लाख का टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई की, और इसके ऊपर कौन सी जीएसटी लगेगी बताइए, कौन सी जीएसटी लगेगी? यूटी जीएसटी लगेगी, आप कह रहे, लेकिन आपका आंसर गलत है। तो इसलिए मैं हमेशा हर बैच, जितना भी बैच है, ये गलती जरूर करता है, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं जानबूझ क्वेश्चन। अब मैंने क्या लिखा है जरा पढ़िएगा, सेम यूनियन टेरिटरी के, अब लाइन पढ़ेंगे कि यूटी जीएसटी का क्या लिखवा है, मैंने बोला सेम यूटी हो तभी लगेगा। अब ये यूटी तो है, यूनियन टेरिटरी तो है, केंद्र शासित प्रदेश है, बट सेम नहीं है, तो बहुत से लोग इसमें गलतियां कर जाते हैं, इसलिए मैं लास्ट में ये एग्जांपल जरूर देता ताकि आपको क्लियरिटी रहे, ठीक है। हमने वो क्या बोला है, लिखा ना सेम यूनियन टेरिटरी की हो, यूनियन टेरिटरी तो दोनों हैं, ठीक है। इसमें यहाँ आईजीएसटी लग जाएगा यहाँ पास, क्योंकि अलग अलग राज्य हो गया। अगर ये भी अंडमान निकोबार होते हैं और ये हो जाता है सेम यूटी, तब यहाँ लगाते हम लोग सीजीएसटी 9% और यूटी जीएसटी 9% लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेम यूटी होने पर ही यूटी जीएसटी लगेगा, वरना अगर डिफरेंट हो गया तो आईजीएसटी आपको लगा देना है। तो जैसे हमारे नॉर्मल राज्य में सीजीएसटी या जीएसटी लगाते हैं, वैसे यूनियन टेरिटरी राज्य में हम लोग सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो 4 तरीके से जीएसटी अप्लाई होते हैं। तो जीएसटी के टाइप की अगर हम बात करें तो 4 टाइप ऑफ जीएसटी है, ये चारों को लिखवा दिया गया है। अब हम लोग, अच्छा कल क्लास नहीं करेंगे, मंडे को खींचेंगे क्लास, ठीक है, और ठीक सैटरडे को ऑफ रखेंगे। तो मंडे को मैं आपको बताऊंगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम के बारे में, कि अगर किसी को जीएसटी नंबर लेना होगा तो 2 स्कीम मिलती है, रेगुलर और कंपोजिट, उसके बारे में डीप में समझेंगे। तो अभी तक का टॉपिक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। तो मंडे से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्लासेस, ठीक है। और ये थ्योरी क्लासेस अभी तो हम लोग तो बड़ी सिंपल बातें कर रहे हैं। जब आप ठीक है, जब हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे, जीएसटी R1 के सेक्शन लॉ का पार्ट पढ़ेंगे, उसको भी थोड़ा सा टफ रहेगा, बट उसको भी आपको मैं सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इतना करते हैं आज का, बाकी हम लोग मंडे क्लास करेंगे।